नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है आलिया शाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दो बड़ी डेवलपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो ये कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन टेबल की जिसको ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया गया, कामयाब हुई, लेकिन इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को बहुत सख्त क्रिटिसाइज किया है। इसी के साथ अमित शाह का ये कहना है कि पीओके हमारा है और बलूचिस्तान चलें। इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर क्या बात की है। पहले जरा उस रेजोल्यूशन को देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया पर एक रेजोल्यूशन टेबल की जिसमें बताया गया कि जनाब दुनिया में मुसलमानों के साथ इस वक्त इस्लामोफोबिया के नाम पर क्या हो रहा है, और कहा गया कि इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए एक ऐसे स्पेशल इन्वॉय को डेजिग्नेट किया जाए, एक ऐसी पोस्ट क्रिएट की जाए यूनाइटेड नेशंस में कि जिसमें इस एक कॉज पर ही काम हो। अब इसके सपोर्ट में तमाम कंट्रीज थे सिवाय 42 कंट्रीज के, क्योंकि 42 कंट्रीज ऐसे हैं कि जिन्होंने एब्सटेन किया है। और इसमें रेजोल्यूशन वाज टेबल्ड इन दी 193 मेंबर असेंबली बाय पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी। उम्मा जानते हैं ना आप, मुस्लिम उम्मा, ओआईसी, जिन्होंने आज तक जो है कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया कि जिससे हमें ये पता चल सके कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठी है और उसने भी कोई काम कर डाला है। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है ये टेबल कर दी उन्होंने और कामयाब भी हो गई, तो एक बड़ा काम कर दिया, तालियां। अच्छा, आपको बताते हैं कि देयर वर 44, नॉट 42, 44 ऐसे कंट्रीज के जिन्होंने एब्सटेन किया, इसके ऊपर वोट नहीं दिया। और इन कंट्रीज में शामिल हैं ब्रिटेन, इंडिया, साउथ कोरिया एंड यूरोपीय यूनियन। और इसमें जो कि अपॉइंटमेंट एनवॉय की कही जा रही थी कि कैसे एनवॉय को अपॉइंट किया जाए यूनाइटेड नेशंस में, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस स्पेशल एनवॉय का डेजिग्नेशन दिया जाए टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो कामयाब तो ये हो गई, लेकिन इसके ऊपर इंडिया ने जो क्रिटिसाइज किया है तो वो तो बहुत ही। हाँ दोस्तों, हमारे यूएन में जो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया था पीओके और मुस्लिम इंडिया में मुसलमानों को लेकर कि इंडिया में मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है, उसके ऊपर हमारे यूएन में जो हमारी स्थायी सदस्य है, जो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा लताड़ा है कि वो आज के बाद कुछ भी प्रोपेगेंडा करने से पहले 100 बार तो जरूर सोचेगा। बड़ा, बहुत ही करारा किस्म का जो है वो जवाब दिया गया। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो मुनीर अकरम है वो इस तरह की चीजों पर हमें बात करते हुए नजर आते हैं, और इंडिया की तरफ से रुचिरा कंबोज जो कि बहुत ही डंके की चोट पर बात करती हुई नजर आती है। एक तो इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमील खातून है रुचिरा, और लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे की टक्कर पर बड़ी हसीनो जमील और इंटेलिजेंट खवातीन डेजिग्नेट की हुई हैं, जैसे कि वहां पर हमें नजर आती हैं यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की तरफ से रुचिरा कैम्बोज, और भी कई बहुत जबरदस्त खवातीन हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मुमताज जहरा बलोच है स्पोक्स पर्सन के तौर पर। तो मुमताज जहरा बलोच भी बड़ी ही प्यारी और जबरदस्त बोलने वाली खातून है, और रुचिरा तो मतलब मैं तो बड़ी फैन हूँ रुचिरा कैम्बोज की और मुमताज जहरा बलोच की भी। लेकिन कंबोज और बलोच देखिए, नाम भी एक साथ ढूंढ ढूंढ के एक जैसे रखे हुए इन्होंने। ऐसी ही लेडीज ढूंढनी है जिनके नाम भी एक जैसे हों। अच्छा, अब इन्होंने जो बात की है ना वो मैं आपको सुनवाई देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि भाई कौन सा इस्लामोफोबिया, और इंडिया की तरफ से कहा गया कि हम किसी एक रिलीजन को लेकर इतना बड़ा एक ढिंडोरा पीटा जाए या ये कहा जाए तो इससे इक्वालिटी, जो बाकी रिलीजन्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, जबकि सब बराबर है, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। और जो ये बात की जा रही है इस्लामोफोबिया वाली, तो ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है, बल्कि जो बाकी रिलीजन्स हैं उनके खिलाफ ज्यादा काम होता है, उनके साथ ज्यादा इस तरह का बर्ताव बरता जाता है। अब देखें ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर ही उठा लें तो पाकिस्तान, ये मुझे वैसे समझ में नहीं आती। मैडम, आपको समझने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में नहीं आई थी सब जाहिल लोग। उनको कुछ पढ़ाई लिखाई तो वो करते हैं नहीं।
उनमें दिमाग की कुछ नहीं रहता है। उन्हें बस आर्मी जो पर्ची पकड़ा देती है और बोलती है कि भैया तुम्हें वहां यूएन में जाके या कोई भी मंच पर जाके ये पर्ची का पढ़ना है, क्योंकि उनको मालूम है कि सामने तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। उनको ऐसा लगता है। मगर भाई साहब आजकल दुनिया बहुत स्मार्ट हो गई है और सब पाकिस्तान को पहचान चुकी है कि पाकिस्तान सिर्फ एक ड्रामेबाज नौटंकी करने वाला भिखारी कंट्री है, जिसके पास बोलने के लिए करके दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बस वो सबसे लेके भीख मांगने के लिए आता है। बात कि पाकिस्तान की तो 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो एक ऐसे इस्लामिक कंट्री के जहां की पॉपुलेशन 98 99% मेजोरिटी मुसलमानों की हो, उनको इस्लामोफोबिया का डर कैसे हो सकता है? ये बड़ी अजीब सी बात है, यकीन करें, ना समझ में आने वाली बात है ये। हाँ, अगर पाकिस्तान बात कर रहे हैं कि कई ऐसे कंट्रीज हैं कि जहां पर ये सिलसिला है, काफी अरसे से ये रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये टॉपिक नहीं है या ये इशू नहीं रहा। लेकिन मसला ये है कि इसके पैरेलल एक और इशू जो इससे भी बड़ा बनता जा रहा है और बन चुका है, वो ये है कि जो दीगर मजाहिब के लोग हैं, यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके खिलाफ जो फतवे लगाए जाते हैं और सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, वो तो इस्लामोफोबिया पे मुसलमानों के खिलाफ नहीं लगाए जाते। लेकिन ये जो एक रेजोल्यूशन लाई गई, इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो इसका असल में बैकग्राउंड ये है कि जब वो स्वीडन में और फ्रांस में कुरान के हवाले से जो कुछ देखने को मिला, तो उसका जो बेसिक इसका जो है ना क्रक्स, यानी इसको लाने की वजह वो है। तो उस पे रुचिरा ने क्या कहा है आपको जरा सुनवाई देते हैं। Is our principle of Sarva Dharma Sambhava, encapsulating Indian secularism and affirming the inherent goodness of all religions, each deserving of equal respect. This principle isn't merely a facet of our culture, it is firmly enshrined within the Constitution of India. It is therefore with deep concern, Mr. President, that we observe the growing manifestation of intolerance, discrimination, and violence against followers of various religions. We condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia, or Islamophobia. However, it is crucial to acknowledge that such phobias extend beyond the Abrahamic religions. Clear evidence shows that over decades it is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than just single out one. In this context, I would ask all member states to consider the broader scope of religious discrimination that persists globally. Allocating resources solely to combat Islamophobia while neglecting similar challenges faced by other faiths might inadvertently perpetuate a sense of exclusion and inequality. तो जनाब, इससे जब हम आगे निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि अमित शाह फिर बोल पड़े हैं। अमित शाह ने इस बार जो है, वो कहते हैं ना कि मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है, तो वो वैसे तो ये कई बार बात कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने इस मर्तबा ये कहते हुए ये भी कहा कि ये तो मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूं। तो वो कफन फाड़ के एक बार फिर बोले हैं और अमित शाह साहब ने ये कहा है कि पीओके जो है वो हमारा है, वहां के लोग भी हमारे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो जो है वो इंडिया का हक है और वो तो भारत का हिस्सा है, हम उसको यानी कि ये वो आजाद कश्मीर को कह रहे थे, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों आजाद कश्मीर को अमित शाह साहब। जी हाँ भाई साहब, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जिसे हम प्यार से मोटा भाई भी कहते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में और कई मंचों पे, अलग अलग मंचों पे उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई पीओके हमारा है। यानी कि पीओके हमारा था, है और हमेशा रहेगा। इसे कोई नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा करके रखा है और हम सभी भारतीयों को उम्मीद है कि 2029 से पहले पहले पीओके, अब 2029 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि 2027 तक के या 26-27 तक के पीओके भारत में मिल जाएगा। तो पाकिस्तानियों, अपना बोरिया बिस्तर अभी से बांधना चालू कर दो। ने ये कहा है कि ऐ ते साडा हैगा, ऐ तुसी किथे लेके बैठे हुए हो, चलो
निकलो, मैं नहीं कह रही, मतलब उन्होंने जो कहा है मैं आपको वही दिखाऊंगी, लेकिन वो इस तरह की बात पहले भी करते रहे और पहले भी कही है। अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि वहां से एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के अंदर जाके वहां पे एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और मैं देख रही थी कि ये खबर भी आ रही थी कि ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इसमें जो पीएफ के जेट्स हैं उन्होंने वहां पर एक कमांडर है टीटीपी का, उसको मारा है और उसी के ग्रोह पर वहां पे हमला किया गया। उसके 6-7 वहां पे लोग मारे गए हैं उसके अंदर। कोई ये वाली खबर भी आ रही थी। अब कितनी ऑथेंटिक है आपको पता है, इस तरह की खबरें तो कुछ दिन के बाद ही पता चलती हैं कि कौन मर गया, कहां पर मर गया और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमें यही पता चल रहा है। तो जनाब, एक तरफ दो मुस्लिम ब्रादर मुस्लिम उम्मा की जो हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है इंडिया ये कह रहा है लड़न दो इन्हों आप ही, ये खुद ही लड़ लड़ के मरेंगे, बस आप जो है वो जरा साइड पर हो जाएं। और पीओके, अच्छा सिर्फ पीओके की बात नहीं की, बल्कि जो एंकर साहब है ना, मतलब वो देखें कितने को जहीन और इंटेलिजेंट, साथ ही उन्होंने शुल्ली छोड़ दी, मिर्चें लगा दी, बलोचिस्तान की बात भी कर दी। ये बलोचिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब होता क्या है कि जो एंकर्स या जो जर्नलिस्ट इस तरह के, मतलब वो इस तरह है ये वाली तीली लगाते हैं कि वो कोई ना कोई खबर चाहते हैं। बल्कि मैं देख रही थी, उसके ऊपर भी आगे प्रोग्राम करेंगे कि जो, क्योंकि ये इंडिया कॉन्क्लेव 2024 में ये वाली स्पीच की है या ये वाली बातचीत हुई है अमित शाह की, तो इसी तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की भी बातचीत उसके अंदर हुई और उन्होंने कहा कि आप ये चाहते हैं कि मैं जहां भी जाऊं तो मैं कोई बड़ी खबर दे के जाऊं। तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि मैं हेडलाइन नहीं देता, मैं डेडलाइन देता हूँ। है जी, वाह जी वाह, क्या बात है। तो डेडलाइन दे दे के देखिए उन्होंने कहां पर पहुंचा दिया अपने कंट्री को। लेकिन मैं आपको इस वक्त नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अमित शाह की वो वाली बात सुनाऊंगी कि जो अमित शाह ने कहा है, जरा सुन ले पाए वो क्या फरमा रहे हैं, क्या आख रहे हैं। कश्मीर को हम लोग इंडिया मानते, अखंड भारत का हिस्सा मानते, वहां पे अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा हो या फिर कोई बलोच हो जो कि वहीं की परिस्थितियों से परेशान है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। भाई, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है? मैं पार्लियामेंट में बोला हूं। नहीं कि अगर पीओ शो को बड़ा मत बताओ, मैं फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। सुन ले भाई। अच्छा जी, अब इसमें उन्होंने बलूचिस्तान से वो जवाब नहीं दिया, आगे उन्होंने उसके ऊपर भी बात की, लेकिन अगर हम यहां तक भी रहे तो इसमें उन्होंने क्या कहा है मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो शेख रशीद साहब तो बेचारों को मार मार के जो मार लगाई है, वो पता नहीं किधर छुपे बैठे हुए हैं, वरना वो तो अब तक पता नहीं कितने पाव भर के बम उठा उठा के जो है वो उस तरफ फेंक चुके होते हैं, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के जो नारे हैं वो उस तरफ से लग चुके होते हैं जी। तो बस ये सिलसिला है। लेकिन इंडिया की तरफ से ये बात भी जो है वो सोशल मीडिया पे देखने को मिली कि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करना जो है ठीक है, लेजिटिमेट है, और किसी कंट्री के अंदर ऐसा जाके, तो अगर इंडिया ऐसा कुछ करेगा पाकिस्तान के अंदर तो क्या वो भी जायज होगा और वो भी लेजिटिमेट होगा? क्योंकि एक कंट्री ऐसा करेगा तो एक ही रीजन के 3-4 नेबरिंग कंट्रीज, हमसाया ममालिक, तो वो सभी समझ सकते हैं कि ठीक है फिर हम भी कर डालते हैं। पाए आपने तो पहले ही वो मिसाइल जो सुटिया था उधर, तो मियाँ चुन्नू में जो मिसाइल आके गिरा था, तो वो क्या लेजिटिमेट था? तो वो तो आपको पता है टाकी मारते हुए गलती से चल गया। बल्कि मैं देख रही थी एक जगह पर कि किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि वो जो मिसाइल इंडिया की तरफ से आकर पाकिस्तान के अंदर मियाँ चुन्नू में गिरा था, जिसके 2 से 3 दिन के बाद सब जागे थे और आंखें खुली थी कि ये क्या हो गया, पता ही नहीं चल सका था कि कौन सा परिंदा आया, पता चला वो मिसाइल आके पड़ा हुआ है। तो उसमें वो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। कहीं पर यह भी कहा गया कि वो खुद ब खुद नहीं चल सकता जब तक कि उसको चलाया ना जाए, तो उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो उसको लोड किया जाए या उसको चलाया जाए तभी चल सकता है। खुद ब खुद चलने का ऐसे मिसाइलों के पीछे कोई सिस्टम नहीं है। भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कहाँ की बड़ी वो मिसाइलों के बारे में जानती हूँ, मैंने तो बस पढ़ा है तो आपको बता दिया। तो ये है सिचुएशन। तो आप लड़े अफगानिस्तान के साथ, आप लड़े ईरान के साथ, तो इंडिया जो आराम से कह रहा है कि ये लड़ने दें, बाकी तो उसके रिजल्ट के तौर पर जो होना है, जो सामने है, तो वो तो साढ़े को ही आने, तो वो कोई मसला ही नहीं, वो के लोग तो हैं ही हमारे। कश्मीर को हम लोग इंडिया मानते, अखंड भारत का हिस्सा मानते, वहां पे अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा हो या फिर कोई बलोच हो जो कि वहीं की परिस्थितियों से परेशान है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। भाई, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप।
जी हाँ दोस्तों, हमारे मोटा भाई ने बोल दिया पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये मतलब है यानी कि जरूर उनकी कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही होगी। ये मैं नहीं कह सकता कि चुनाव के तुरंत बाद होगा या उनके चुनाव के पहले होगा। कभी भी हो सकता है भाई, मोदी गवर्नमेंट है और मोदी है तो मुमकिन है, और अमित शाह ने बोल दिया है तो भाई साहब होना जरूर है। तो बस अब देखते रहिए कि ये कब तक के मिलता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अपना रहे हैं भारत में, जो हमारा ही हिस्सा है जिसको पाकिस्तान नाजायज कब्जा करके बैठा हुआ है। तो वेट एंड वॉच। थैंक यू।